हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थियरी पढ़ेंगे। यह जो सिद्धांत है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने दिया है, जिन्होंने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे थॉर्नडाइक थियरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थियरी को और भी अनेक नामों से जाना जा सकता है, जैसे कि थॉर्नडाइक का संबंधवाद का नियम, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत और प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। यह जो प्रयोग है, इस प्रयोग के अनुसार किसी प्राणी के सामने जब कोई उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो प्राणी जो है उसके प्रति अनुक्रिया करता है, और यह अनुक्रिया वह तब तक करता है जब तक कि उसे उस सही अनुक्रिया के बदले में संतुष्टि नहीं मिल जाती। तो इस प्रकार जिस अनुक्रिया से प्राणी को संतुष्टि प्राप्त होती है, उससे वह उद्दीपक का संबंध या बंधन जो है वह स्थापित हो जाता है। तो यही बंधन जो है अधिगम कहलाता है, और प्राणी के सम्मुख जब कभी भी भविष्य में इस प्रकार का उद्दीपक आता है तो वह इसी प्रकार की प्रक्रिया या अनुक्रिया को व्यक्त करने लगता है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली, चूहे, मुर्गियों पर अनेक प्रयोग करे, और उसके बाद में उन्होंने सीखने के संबंध में सीखने की कुछ मुख्य एवं गौण नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे हम आगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्रयोग का अध्ययन करने से नियमों का अध्ययन करने से पहले प्रयोग को समझेंगे कि वास्तव में जो थॉर्नडाइक महोदय थे उन्होंने इस प्रयोग को किस प्रकार किया था। बिल्ली पर जो उन्होंने प्रयोग किया था, आप देख सकते हैं जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है कि यहाँ उन्होंने एक बॉक्स बनाया था। ये जो बॉक्स है इसे थॉर्नडाइक पजल बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर उन्होंने, यहाँ पर आप देखिए कि बिल्ली जो है इस बॉक्स के अंदर है। बॉक्स में एक ट्रैप डोर है, एक दरवाज़ा है। इस दरवाज़े के अंदर एक पुली लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्ली का जो पंजा है वहाँ पर एक लीवर की व्यवस्था दी गई है। यदि बिल्ली इस लीवर पर पुश करेगी, पंजा मारेगी, तो ये स्ट्रिंग की सहायता से यहाँ से ये जो कुंजी है ये ऊपर हो जाएगी और दरवाज़ा जो है वह खुल जाएगा। तो इस प्रकार उन्होंने जो बिल्ली है उसको इस केज के अंदर, इस पजल बॉक्स के अंदर बंद किया है, और बाहर उन्होंने एक फूड बाउल रखा है। वह जो फूड बाउल है वह उस बिल्ली का ही है, उस बिल्ली का फेवरेट फूड है। तो यहाँ इसको बंद करने से पहले उन्होंने बिल्ली को काफ़ी समय तक भूखा रखा है, ताकि जो बिल्ली के द्वारा की जाने वाली जो अनुक्रिया है वह शीघ्र होने लग जाए। तो इसलिए उन्होंने एक भूखी बिल्ली को इस केज के अंदर, इस पजल बॉक्स के अंदर बंद किया है। पजल बॉक्स के अंदर पहले ही उन्होंने इस तरह की सारी व्यवस्थाएं करके रखी है कि बिल्ली जो है कुछ ना कुछ अनुक्रिया को करके बाहर आ जाए और अपना फूड जो है वह प्राप्त कर ले। अब बिल्ली जो है चूँकि भूखी है और बाहर आने के लिए वो प्रयासरत है, और उसको पता है कि जो मेरा फूड है वह कहाँ पर है, इस केज के बाहर है। तो वह इस फूड को प्राप्त करने के लिए कई सारे प्रयास करेगी, कई सारी अनुक्रियाएं जो है वह करेंगी। तो बिल्ली ने फूड को प्राप्त करने के लिए काफ़ी सारे प्रयास करे, काफ़ी सारी अनुक्रियाएं करी, और इस अनुक्रिया में के दौरान मल्टीपल जो रेस्पॉन्सेस की हम जो बात कर रहे हैं, तो उस मल्टीपल रेस्पॉन्सेस अनेक रेस्पॉन्सेस के दौरान कोई एक रेस्पॉन्स बिल्ली के द्वारा किया गया ऐसा था जो कि सही था, और अचानक से जैसे ही उस लीवर पर बिल्ली का जो पंजा है वह लगता है, लीवर पुश होता है, और पुश होते ही जो कुंजी है, जो दरवाज़े की जो सांकल है वह खुल जाती है, और डोर के ओपन होते ही बिल्ली बाहर आके अपना भोजन जो है वह ग्रहण कर लेती है। तो इस प्रकार इस पजल बॉक्स में आप इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पजल बॉक्स को बनाया था थॉर्नडाइक ने, और अपना जो प्रयोग है बिल्ली का जो उन्होंने ये प्रयोग है वह इस प्रकार से किया था। नेक्स्ट हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे कि यहाँ पर उन्होंने क्या करा है कि यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक एरो बने हैं। ये जो एरो हैं ये बिल्ली के रेस्पॉन्सेस को, मल्टीपल जो रेस्पॉन्सेस हैं वह उसको शो कर रहे हैं। तो रेस्पॉन्सेस क्या बता रहे हैं कि बाइटेड बार्स। बाइटेड बार्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो जाली लगी हुई है, तो बिल्ली ने सबसे ज़्यादा जो प्रयास किए हैं वो किसके लिए करे हैं, उस जाली को वो कस के पकड़ रही है, उसको काट रही है, उसको नोच रही है कि कैसे भी करके वो जो पिंजरा है, वो जो जाली है वो खुल जाए। फिर दूसरे प्रयास जो है, जो दूसरे तरह के प्रयास है, उसने क्या करा है, उस पिंजरे के अंदर जंप
अप एंड डाउन, मतलब वह ऊपर नीचे उस क्या कर रही है, जंप कर रही है, कूद रही है। फिर तीसरे तरह का जो प्रयास है वह क्या है कि वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। तो इस तरह से उसने जो बिल्ली है वह अनेक प्रकार के प्रयास कर रही है। एरो की जो विड्थ है वह विड्थ यह मतलब नंबर ऑफ जो ट्रायल्स या प्रयास हैं वह बता रही है कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बाइटेड बार्स है वहाँ का जो एरो है वो आपको थोड़ा सा ब्रॉड दिखेगा एज़ कंपेयर जंप अप एंड डाउन, ठीक है। फिर उसके बाद में बिल्ली के द्वारा चिल्लाना, ये वाला जो एरो है वो और थोड़ा सा नैरो हो गया है। तो इस तरह से जो बिल्ली के जो सबसे ज़्यादा जो प्रयास है ना, तो ये जो प्रयास है ये काय पर हो रहे हैं, उस जो जाली है, उस तार है ना, उस तार को पकड़ने में, उसको काटने में, उसको नोचने में वो सबसे ज़्यादा अपना जो एनर्जी है या रिस्पॉन्सेस है वो वहाँ पर लगा रही है। इसके बाद में जब बिल्ली को पता चल जाता है, लास्ट वाला आप देख सकते हैं कि पुश ऑन लीवर, जैसे ही लीवर पुश होता है डोर ओपन हो जाता है। तो ये वाला जो प्रयास है ये क्या है, सबसे कम यहाँ पर जो एरो है ये नैरो आपको दिख रहा है, तो सबसे कम जो प्रयास है उसने यहाँ पर इस एरो पर या इस एक्ट पर करे हैं। कौन से वाला एक्ट था वो, पुश ऑन लीवर। इसके बाद में यहाँ पर जो बिल्ली है वह सीख गई है कि जैसे ही लीवर को अगर मैं पुश करती हूँ तब क्या होगा, दरवाज़ा खुल जाएगा। तो अब यहाँ पर बिल्ली ने क्या करा है, मल्टीपल रेस्पॉन्सेस के थ्रू बार बार अनेक अनुक्रियाओं के थ्रू जो दरवाज़ा है उसको खोलना सीख लिया है। और लेटर ट्रायल मतलब बहुत सारे ट्रायल्स प्रयासों के पश्चात अब यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं एरोज जो है बाइटेड बार्स। अब यहाँ पर जो अनुक्रियाओं की दर जो है मतलब रेट ऑफ जो रेस्पॉन्सेस है वो क्या हो गए, डिक्रीज़ हो गए हैं एज़ कम्पेयर जो आप ऊपर वाला देखिए बाइटेड बार्स। यहाँ का जो नैरो है आपको ब्रॉड दिखेगा, मतलब ये क्या बता रहा है कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रयास है उसने पिंजरे के ऊपर करे हैं और यहाँ पर उन सबसे कम प्रयास जो है वह पिंजरे के ऊपर किए गए हैं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे कम प्रयास जो है उसने लीवर को दबाने के लिए किए गए हैं, और जब उसको ये समझ में आ गया है कि लीवर के दबने पर ही डोर ओपन होता है तो सबसे ज़्यादा जो ट्रायल्स हैं बिल्ली के द्वारा दिए गए वह यहाँ जो आपका ग्रीन एरो है वह क्या शो कर रहा है कि सबसे ज़्यादा जो प्रयास है, सबसे ज़्यादा जो ट्रायल्स है बिल्ली के द्वारा किए गए वो क्या है, पुश ऑन लीवर। तो अब यहाँ पर क्या है कि बिल्ली जो है जल्दी जल्दी उस लीवर को पुश करने लगी है और डोर के बाहर आने लगी है। क्लियर। तो यह इस प्रकार का प्रयोग था जो कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली की सहायता से किया था। अब इस प्रयोग को करने के बाद में उन्होंने मुख्य रूप से 2 प्रकार के सीखने के नियम बताए थे, ठीक है। तो पहला जो नियम था वो कैसा था, इसको हम प्राइमरी लॉज के नाम से भी जानते हैं या फिर हम इसको मुख्य नियम भी कह सकते हैं। तो जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, जो मेन लॉज हैं थॉर्नडाइक के लर्निंग के जो मेन लॉज हैं वो उन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे। पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम और तीसरा है तत्परता का नियम। पहला जो है वह कौन सा नियम था उनका, अभ्यास का नियम मतलब लॉ ऑफ एक्सरसाइज, दूसरा जो है लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस और तीसरा है लॉ ऑफ रेडीनेस। इसके बाद में उन्होंने कुछ गौण नियम दिए थे। गौण मतलब जो सेकेंडरी लॉज हैं, तो सेकेंडरी जो लॉज है वो 5 तरह के उन्होंने दिए हैं। पहला जो है वह बहुअनुक्रिया का नियम है। बहुअनुक्रिया को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्सेस। मतलब कि यहाँ पर हम एक बार अनुक्रिया से हम नहीं सीख सकते हैं, हमको कई सारी अनुक्रिया करनी पड़ेगी। दूसरा है लॉ ऑफ मेंटल सेट, मनोवृत्ति का नियम। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। चौथा है सादृश्यता का नियम और 5वां है सहचर्यात्मक नियम। अब आगे हम इन सारे नियमों को डिटेल्ड हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके मुख्य नियमों की बात करते हैं। तो मुख्य जो नियम है वह क्या है, पहला अभ्यास का नियम। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहती है कि हमने जो भी काम सीखा है, ठीक है, तो उस काम को अगर हमने एक बार करके सीख लिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो हमारा नॉलेज है या जो हमारी लर्निंग है वो क्या है, परफेक्ट हो गई है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो सीखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जैसे हमको एक बार हमने वो काम सीख लिया तो सीखने के बाद में हमको उस पर उसका अभ्यास करना पड़ता है, उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। बार बार हमको उस कार्य को करके देखना पड़ता है कि अब मैं इस काम को परफेक्टली कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं। तो इस तरह से जब हम बार बार
किसी भी काम को करके देखते हैं, मतलब बार बार उसकी एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है कि एक्सरसाइज करने से वह जो टास्क है, वह जो लर्निंग है वो कैसी हो जाती है, हमारी परफेक्ट हो जाती है। जो हमारी लर्निंग है वो स्थायी हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। अब हम आगे देखेंगे कि जो अभ्यास का नियम है वह 2 भागों में बांटा हुआ है। एक होता है आपका उपयोग का नियम, है ना। अब उपयोग का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ यूज़। तो उपयोग का मतलब होता है कि उस काम को, जो भी हमने नया काम सीखा है उसको यूज़ करना, ठीक है। तो काम को करने में उन्होंने ये जो हमारा अनुबंध, ये जो सिद्धांत है, ये संबंधवाद का सिद्धांत है। तो संबंध जो है वह किसके बीच में स्थापित हुआ है, उस अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में। तो ये कब तक बना रहेगा, यह जो कनेक्शनिज्म है, इसको थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म भी बोलते हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी कब तक बनी रहेगी, जब तक कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं, जब तक कि हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने पढ़ा है ना, तो उस नॉलेज को हमको क्या करना है, अपनी लाइफ में उसको अप्लाई भी करते जाना है। यदि हमने उसको छोड़ दिया, है ना। अब दूसरा जो नियम है वह क्या कह रहा है, अनुपयोग का नियम। अनुपयोग का नियम क्या कहता है कि हम उसको उपयोग में नहीं ला रहे हैं, ठीक है। तो यदि उपयोग में लाते हैं बार बार, तो हम उस काम को जल्दी सीख जाते हैं और वो काम जो है वो फिक्स हो जाता है। यदि हमने उस काम को उपयोग में नहीं लाया, है ना, कई दिनों तक हमने उसको छोड़ दिया या उसको हमने अप्लाई नहीं करा, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो कनेक्टिविटी, वो जो कनेक्शनिज्म जो एक स्थापित हुआ था, एक संबंध जो स्थापित हुआ था ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, कमज़ोर पड़ने लगता है और हम उस काम को या सीखे हुए काम को हम करना भूल जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अभ्यास के नियम का शैक्षणिक महत्व। जितने भी अभी हम जो मेन लॉज पढ़ने वाले हैं, हम साथ में इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस या इम्पोर्टेंस भी देखते चलेंगे कि ये जो नियम है, मतलब सबसे पहले हमने बात करी अभ्यास के नियम की, तो अभ्यास के नियम का शैक्षणिक महत्व या क्लासरूम एनवायरनमेंट में क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो जो भी इस नियम के अनुसार हम विद्यार्थियों को जो भी हम सिखाते हैं, तो उसका पर्याप्त अभ्यास कराया जाना चाहिए। अब क्लास टीचर जो होता है या सब्जेक्ट टीचर जो होता है, वो क्या करता है, क्लासरूम एक्टिविटी के दौरान बच्चों को क्लास वर्क देते हैं, होमवर्क देते हैं, है ना। तो क्लास वर्क क्यों दिया जाता है क्लास वर्क, क्योंकि वह जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उस नॉलेज को वो चेक करना चाहता है। टीचर जो है क्लास वर्क के माध्यम से उसकी जो करंट नॉलेज है, जो करंट उसने बच्चों को नॉलेज दिया है, मतलब जो लर्निंग एक्टिविटीज़ है, तो लर्निंग में वह कितना सार्थक हुआ है, कितना सिग्निफिकेंट लर्निंग हुई है, तो उसकी टेस्टिंग होती है, उसको इवेल्यूएट किया जाता है थ्रू द क्लास वर्क। एंड उसके बाद में अब टीचर क्या चाह रहा है कि जो भी मैंने लर्निंग करवाई है ना, तो ये जो लर्निंग है इन फ्यूचर ये बनी रहे और ये फिक्स हो जाए। तो उसको फिक्स करने के लिए क्या करता है टीचर, स्टूडेंट को होमवर्क देता है। तो इस तरह से क्लास वर्क, होमवर्क के माध्यम से अभ्यास कराया जा सकता है। फिर कक्ष में पढ़ाई गई विषय वस्तु का मौलिक अभ्यास कराया जाना चाहिए। मौलिक अभ्यास मतलब कि जो विद्यार्थी है वह स्वयं इस कार्य को करे, वह स्वयं इसका मतलब जो एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे को कोई टास्क दिया तो बच्चे ने इधर उधर से कॉपी कर लिया या घर जाके वो अपनी मम्मी से लिखवाया, तो ये क्या होगा, उसका मौलिक अभ्यास नहीं होगा, किसी के द्वारा कराया गया अभ्यास होगा। तो अगर वह किसी के थ्रू करता है तो वहाँ पर उसका जो नॉलेज है वो परफेक्ट नहीं हो पाएगा। फिर जब बच्चे स्वयं अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, मतलब एक जो उनका जो नॉलेज है ना, जब वो खुद गेन कर रहे हैं, खुद एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो परफेक्शन किस में आता है, बच्चे में आता है, ठीक है। और साथ में क्या हो रहा है कि जो उनका कंटेंट है, जो उनका सिलेबस है, तो उसको रिपीट करने का भी उनको वहाँ पर अवसर मिलता है। फिर नेक्स्ट जो है वो होता है आपका प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफ़ेक्टिवनेस। प्रभाव का जो नियम है वह क्या कह रहा है, ये जो प्रभाव का नियम है ये दूसरा मुख्य नियम है, ठीक है। तो प्रभाव का नियम को हम संतोष के नियम से भी जानते हैं। तो हम जिस भी कार्य को करते हैं या जिस भी कार्य को हम सीखते हैं, तो सीखने के बाद में क्या होता है, उस कार्य से हमको करने के बाद में हमको एक संतोष मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन आता है, ठीक है। तो जब हमें किसी कार्य के सीखने पर हमको जब सेटिस्फेक्शन आता है, तब वह कार्य क्या होता है, वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अब हमने इस कार्य को सीख लिया है या वास्तव में मैंने इस कार्य को सफलतापूर्वक किया है, ये काम मैंने किया है। और यदि उस काम को करने के बाद में जब विद्यार्थी डिससेटिस्फाइड होता है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब काम करने में उसको क्या होना चाहिए, संतोष का अनुभव होना चाहिए। वर्क जो है उसको खुद के लिए इफ़ेक्टिव होना चाहिए,
तो जब इस प्रकार का उसको असंतोष का अनुभव होता है तब वो उस काम को नहीं सीखना चाहता है, वह उस काम को नहीं करना चाहता है। तो संतोषप्रद परिणामों के लिए क्या है कि कार्य को करने के बाद में जो इफ़ेक्टिवनेस या जो सेटिस्फेक्शन है वो मिलना ज़रूरी होता है। अब प्रभाव का जो नियम है इसके शैक्षणिक महत्व या क्लासरूम इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम छात्रों को सीखने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित या अभिप्रेरित उनको किया जाना चाहिए। जैसे हमने बात करी है लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस की, कि हमको ऐसा लगा, मतलब हमको सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है ये कब आएगा, मोटिवेशन से। तो टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए किसी भी काम को सीखने के प्रति। उनकी जो मनोवृत्ति या उनको जो अभिप्रेरणा है उनको वो मिलनी चाहिए कि बेटा आपको ये काम करना है, क्यों करना है, ताकि बाद में उसके यूटिलिटीज़ उनको बताना चाहिए, है ना, ताकि बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो। अब मोटिवेशन के साथ में जब कोई काम किया जाता है तब उसको उस काम का सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिया की समाप्ति पर पुरस्कार और दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो यहाँ यह जो नियम है ना, यह नियम क्या कह रहा है कि यदि कोई बच्चे ने लर्निंग करी है, कोई काम को सीखा है, तो उसको सीखने के बाद में, है ना, सही अनुक्रिया पर हम ये भी कह सकते हैं कि सही अनुक्रिया पर उसको पुनर्बलन या कुछ ना कुछ इंसेंटिव या कुछ रीइंफोर्समेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब सही उत्तर बताने पर क्या है, विद्यार्थियों को प्रशंसा की जानी चाहिए, कुछ पुरस्कार उनको देना चाहिए। तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन जो दंड की जो व्यवस्था है ना, तो सीखने की जो प्रक्रिया होती है ना, वहाँ पर हम दंड की व्यवस्था हमें नहीं करना चाहिए। दंड कब आना चाहिए, केवल उस समय जब कि बच्चा या तो जैसे अपनी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, दूसरों को परेशान कर रहा है ना, कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहा है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के काम करने पर ही दंड का प्रावधान होना चाहिए, अन्यथा दंड का प्रावधान जो है वह नहीं होना चाहिए। उसकी जगह कुछ ना कुछ उनको मोटिवेशन, कुछ ना कुछ उनको इंसेंटिव्स या फिर उनको प्रशंसा और इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्लैपिंग हो गया, है ना, वेरी गुड, या इस तरह के अच्छे अच्छे जो रीइंफोर्समेंट है वो रीइंफोर्समेंट देकर हम उनको जो प्रभाव के नियम के अंतर्गत सेटिस्फेक्शन लर्निंग जो है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। फिर शिक्षण का जो कार्य है उसको करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए, इस तरह की टीचिंग मेथड को यूज़ करना चाहिए जिससे कि उनकी लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा उनको लर्निंग जल्दी हो और साथ में जो लर्निंग है वो सेटिस्फैक्ट्री हो। मतलब वो जो भी काम करें, जो भी काम सीखे, तो उनको कैसा लगना चाहिए कि हाँ, मुझे ये काम आज मैंने ये करा था और मुझे ये काम को करना आ गया है। तो इस तरह की मेथड, इजी गोइंग मेथड जो है वो अप्लाई करना चाहिए ताकि बच्चे जो है वो जल्दी जल्दी उस काम को सीख सकें। फिर साथ में जो टीचर है उनको इनोवेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इनोवेशन जो है वो किस लिए किए जाते हैं, ताकि टास्क जल्दी तो हो, साथ में बच्चे का जो इंटरेस्ट है, स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो उसमें बना रहे, है ना। जैसे पुरानी कोई चीज़ हम लेकर आ रहे हैं, पुरानी कोई मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, बच्चे को क्या लगेगा, अरे ये तो क्या है, ये तो मेरा देखा हुआ है, सुना हुआ है, ये काम तो मैं कर चुका हूँ। तो जब हम लर्निंग में, जब हम इनोवेशंस की बात करते हैं, कुछ नवीनता की बात करते हैं, तो हम अनेक मेथड्स के थ्रू भी हम इनोवेशंस ला सकते हैं, हम स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू हम इनोवेशंस ला सकते हैं, हम डेमोस्ट्रेशन के थ्रू इनोवेशंस ला सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड कंटेंट मटेरियल कि हम बच्चों के लिए हम किस प्रकार का इनोवेशन जो है वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे तत्परता का नियम। तो जो हम मेन लॉज पढ़ रहे थे, मुख्य नियम पढ़ रहे थे, उसका ये आखिरी नियम है तत्परता का नियम, जिसे लॉ ऑफ रेडीनेस कहा जाता है। अब रेडीनेस का मतलब क्या होता है, रेडी होना। किसी भी काम को करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तैयार इन द सेंस कि मैं यह काम को करना चाहता हूँ, मेरा मतलब कि मेरा माइंडसेट है उस काम को या उस टास्क को सीखने के लिए, उस टास्क को करने के लिए, ठीक है। तो वह होता है तत्परता। अब यदि हम इस प्रयोग की बात करते हैं कि जैसे बिल्ली है, तो बिल्ली को कैसे रेडी किया, तो वहाँ पर उन्होंने क्या करा था, थॉर्नडाइक ने उस बिल्ली को काफ़ी देर तक भूखा रखा था, ठीक है। अब कोई भूखा व्यक्ति है ना, या भूखा कोई प्राणी है, जानवर है, उसके सामने यदि आप भोजन की व्यवस्था करोगे तो उसकी जो अनुक्रिया की जो दर है, मतलब उसका रेट ऑफ जो रेस्पॉन्सेस है वो क्या होगा, बट नेचुरल है कि वो जल्दी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर उसको बाहर तो आना है लेकिन साथ में उसको भूख भी लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्ली क्या है, एकदम तत्पर बैठी है उस भोजन को ग्रहण करने के लिए।
तो उसी तरह से यह जो नियम है, वह नियम क्या कहता है कि यहाँ पर जो प्राणी है उसको क्या है, उसका जो मस्तिष्क है ना, वह उसका जो माइंड है वह सेट होना चाहिए कि आज मुझे इसको लर्न करना है एनी हाउ कंडीशन, और ये जो मेरा कंटेंट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे इसको सीखने में मज़ा आएगा और मैं इसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये होता है आपका तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। इसकी भी यदि हम कक्षा शिक्षण में उपयोग की बात करते हैं, क्लासरूम इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो यदि टीचर जो है उसको सबसे पहले क्या करना है कि क्लास में बच्चों को रेडी करना है, मतलब जो भी वो नया कंटेंट पढ़ाने वाला है तो उस कंटेंट को पढ़ाने से पहले उसको एक क्या करना है, एक क्लासरूम एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है। ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में गया और बस बोला चलो कॉपी किताबें खोलो और आज हम ये सब पढ़ने वाले हैं, नहीं। सबसे पहले उसे बातों ही बातों में एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करना चाहिए। उसके बाद में उस जो भी वो टास्क या कंटेंट वो पढ़ाने वाला है उस कंटेंट पर बात करनी चाहिए, है ना। उस कंटेंट को कैसे वो इंटरेस्टिंग बनाए, तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो टीचर है उसको सबसे पहले एक बच्चों का इंटरेस्ट एरिया पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि इसमें छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता को भी ध्यान में, व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, जैसे हर बच्चा जो होता है वो अपने आप में स्पेशल होता है ना। अपने आप में स्पेशल होना मतलब वह हर बच्चे से अलग है, तो हर बच्चे में कुछ ना कुछ कोई क्वालिटी होती है, कोई स्पेशलिटी होती है। तो इस तरह से जो बच्चे हैं वो व्यक्तिगत रूप से भिन्न होते हैं, कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे देर से सीखते हैं। तो इस तरह से उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर भी टीचर जो है उसको टीचिंग करनी चाहिए, लर्निंग करवानी चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो हमने अभी इसके मेन लॉज पढ़े हैं, जो 3 मुख्य नियम थे, अब हम इसके सेकेंडरी लॉज पर बात करेंगे, इसके गौण जो नियम है। सबसे पहला जो नियम है वह क्या है, बहुविध अनुक्रिया का नियम, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्सेस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्सेस। अब मल्टीपल रेस्पॉन्सेस क्या होते हैं, मतलब बहु अनुक्रिया। अब जितने भी हम नियम पढ़ेंगे ना, तो उस नियम को हमको क्या करना है, जो प्रयोग है उस प्रयोग से हम एसोसिएट करके देखेंगे। जैसे कि हमने बिल्ली पर, मतलब जो थॉर्नडाइक है उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग करा था, तो हमने देखा कि जो बिल्ली है वह एक सिंगल प्रयास या सिंगल रेस्पॉन्स से बाहर नहीं आई थी, उसने कई सारी अनुक्रियाएं करी थी बाहर आने के लिए, या उस दरवाजे को, उस डोर को ओपन करने के लिए उसने क्या करा था, मल्टीपल रेस्पॉन्सेस की बात करी थी। और मल्टीपल रेस्पॉन्सेस में क्या हुआ है कि बहुत सारी अनुक्रिया करने के बाद में कोई एक ऐसी अनुक्रिया थी जो अनायास ही सही हो गई थी, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या हो गई, सही हो गई, और एक्चुअल में जो डोर था उसकी उस एक्टिविटी की वजह से, उस रिस्पॉन्स की वजह से खुल गया। तो यहाँ पर क्या है कि यह जो नियम है यह क्या कह रहा है कि सीखने के लिए आपको एक बार नहीं अनेक बार प्रयास करने पड़ेंगे, और जब आप अनेक बार प्रयास करेंगे और जो प्रयास आपका, मतलब जिस अनुक्रिया, जो अनुक्रिया आपके द्वारा दी गई है, सही अनुक्रिया जो है, जिस पर आपको संतोष मिलेगा, है ना, जिस पर आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा, तो आपको क्या करना है कि फिर उसके बाद में केवल उसी अनुक्रिया को दोहराना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, गलतियों से सीखते हैं ना, हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, फिर जब हम किसी काम को करना सीखते हैं तो क्या होता है, गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, है ना, और सही अनुक्रिया कम होती है। फिर धीरे धीरे हम जब उसको करते जाते हैं तो क्या हो रहा है, गलतियाँ जो हैं वह कम हो रही है, ठीक है, और जो सही अनुक्रियाएँ हैं, ठीक है, तो वह क्या हो रहा है, वह ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार से यह जो नियम है यह क्या कह रहा है, मल्टीपल रिस्पॉन्सेस की बात करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मेंटल सेट। अब ये जो नियम है ये क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल सेट की बात करता है, मतलब मनोवृत्ति का नियम की बात करता है। मनोवृत्ति मतलब मानसिक रूप से हमारा जो माइंड है वो माइंड सेट होना चाहिए, मानसिक रूप से हमको क्या करना है, तैयार होना है। तो हम कैसे तैयार हो सकते हैं या तत्पर हो सकते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना है कि जो विद्यार्थी है ना, उनको, उनके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, उनको मस्त, है ना, उनको सबसे पहले तो रेडी होना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि घर में बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति है या कक्षा में बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति है, पहले हमने बच्चों को खूब सारा ढेर सारा हमने डांट दिया है,
उनका मूड ख़राब कर दिया। मूड ख़राब करने के बाद में अब हम उनको कुछ नया पार्ट सिखा रहे हैं, तो क्या होगा, लर्निंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि अभी दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही है ना। तो जैसे टीचर के द्वारा डांटना है, या घर पर जैसे मान लीजिए कि पापा से लड़ाई हो गई, मम्मी से लड़ाई हो गई, पापा ने डांट दिया या मम्मी ने डांट दिया, और उसके बाद में स्कूल बच्चा जो है स्कूल आ रहा है, तो यहाँ पर उसका जो मेंटल सेट है वो क्या रहेगा, सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो उसका माइंड जो सेट है, सेट ऑफ माइंड जो है वो भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सीखने के लिए उसमें एक पॉजिटिवनेस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। अब ये जो पार्शियल एक्टिविटी जो होती है, ये क्या होता है कि यहाँ पर हम किसी भी प्रॉब्लम को पूर्ण रूप से ना समझते हुए हम केवल उसकी मेन मुख्य समस्या पर हम ध्यान देंगे, या फिर हम क्या कर देंगे कि हम उसको छोटे छोटे पदों में भी विभाजित कर सकते हैं और एक के बाद एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, पद में विभाजन करके एक के बाद एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मतलब अंशों में हम किसी भी कार्य को क्या करते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो अंश था वो क्या था, बिल्ली के द्वारा उस लीवर को पुश करना। ठीक, अब वो जैसे कि मान लीजिए कि वो डोर जो है, उस डोर को कोई छेड़खानी नहीं करी थी, मतलब बाद में जैसे जब बिल्ली ने सीख लिया था कि मुझे इस डोर के बाहर आना है और यहीं कोई ऐसी व्यवस्था है जो मुझे हेल्प कर रही है इस डोर से बाहर आने के लिए, इस केज से बाहर आने के लिए, तब वह डोर पर जाना उसने बंद कर दिया। ठीक है, वहाँ पर जो मतलब वो जो बार बने हुए हैं, मतलब वो जो पिंजरा है ना, तो पिंजरे की जो दीवारें हैं, तो उस दीवारों को उसने काटना, है ना, नोचना बंद कर दिया है। अब उसका जो कंसंट्रेशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह केवल अंश के प्रति अपनी प्रतिक्रिया कर रही है, मतलब कि केवल उस लीवर के प्रति वह अपनी अनुक्रिया कर रही है। तो इस तरह से जो अनुक्रिया होती है, तो वह कैसी होती है, आंशिक क्रिया के अंतर्गत होती है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे सादृश्यता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी। लॉ ऑफ एनालॉजी का मतलब क्या होता है कि यदि किसी विद्यार्थी ने, है ना, यदि किसी अधिगमकर्ता ने किसी कार्य को पहले से पूर्व में सीख रखा है और फिर समान परिस्थितियों में, है ना, उसी से मिलती जुलती जब उसके पास में अन्य कोई परिस्थिति, नवीन समस्या आई है, लेकिन वो जो नवीन समस्या है वह किस प्रकार की है, जिस पर वह पहले भी जिसको है ना कायम करना सीख चुका है। ठीक है, तो वह अपने प्रीवियस नॉलेज को क्या कर रहा है, उस प्रीवियस नॉलेज को, उस पूर्व में सीखे गए कार्य को नवीन समस्याओं के समाधान में क्या कर रहा है, समान परिस्थितियों के अंतर्गत वह उसको प्रयोग में ला रहा है। मतलब वो अपने पूर्व ज्ञान को क्या कर रहा है, एक प्रकार से नवीन ज्ञान के संबंध में स्थापित कर रहा है, नवीन ज्ञान को सीख रहा है अपने पुराने ज्ञान के माध्यम से। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। यह जो नियम है, ये पेवलोव के द्वारा जो नियम दिया गया था, साहचर्य का जो सिद्धांत दिया गया था, उसी पर आधारित है। तो पेवलोव ने क्या कहा था अपने सिद्धांत के अंतर्गत, यह सीखने का जो सिद्धांत है अकॉर्डिंग टू पेवलोव, वो क्या है कि उन्होंने जो स्वाभाविक उद्दीपक है ना, स्वाभाविक उद्दीपक के स्थान पर उन्होंने जो अनुबंधित उद्दीपक है, मतलब अस्वाभाविक जो उद्दीपक है, उससे भी समान प्रतिक्रिया या अनुक्रिया प्राप्त कर ली थी। तो इस प्रकार उनका क्या कहना था कि भाई जो स्वाभाविक उद्दीपक है उनसे जो हमको अनुक्रिया मिलती है, मतलब जो रेस्पॉन्स हमको मिलता है, हम उसी प्रकार के रेस्पॉन्स को अस्वाभाविक, मतलब जो न्यूट्रल जो स्टिमुलस होते हैं उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार का ये वाला जो नियम है, ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अब इस सिद्धांत के हम अगर शिक्षा में महत्व की बात करें तो बहुत सारे जो क्लासरूम इम्प्लीकेशंस हैं हम देख चुके हैं पहले। इसमें और थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह जो सिद्धांत है मंदबुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। मंदबुद्धि बालक मतलब कि ऐसे बालक या ऐसे विद्यार्थी जो कि स्लो लर्नर भी हो सकते हैं, है ना। तो बार बार जब हम उनको अभ्यास करवाएंगे, बार बार जब हम उनको प्रैक्टिसेस देंगे, तो क्या होगा, उनका जो नॉलेज है वो कैसा हो जाएगा, धीरे धीरे करके थ्रू द ट्रेनिंग वो परफेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है कि इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में हम क्या कर रहे हैं, परिश्रम के प्रति आशा का संचार करते हैं। अब परिश्रम कैसे कि जैसे किसी भी एक्टिविटी को सीखने के लिए उन्होंने क्या करा है, मल्टीपल टास्क की बात करी है ना।
बहु अनुक्रिया की बात करिए तो बहु अनुक्रिया का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को सीखने के लिए वह एक अनुक्रिया में नहीं होगा, आपको बहुत सारे मल्टीपल टास्क करने पड़ेंगे, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज देने पड़ेंगे, तब आप उस काम को सीख पाएंगे। तब जाके कोई एक आपका रिस्पॉन्स सही होगा और आप उस काम को सीखेंगे। और उसके बाद में फिर क्या करना है, वो जो एक काम आपका सही हुआ है, एक जो अनुक्रिया आपकी सही हुई है, उस अनुक्रिया का अभ्यास करना। क्या करना, उस सही अनुक्रिया का को प्रैक्टिस में लाना। फिर नेक्स्ट क्या है कि इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में अनुभव द्वारा लाभ उठाने की क्षमता का भी विकास होता है। अब जब बच्चे या विद्यार्थी बार बार किसी काम को करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उस काम को करने का उनको एक्सपीरियंस भी मिलता जाता है। और जब किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस है ना, जैसे हमने सीखने में देखा है कि सीखने की जो एक विशेषता है अनुभवों का संगठन है, तो सीखने में जब बच्चा बहुत सारे अनुभवों को संगठित कर लेता है तो वह नवीन परिस्थितियों में भी उस अनुभवों का प्रयोग कर सकता है। तो यह जो सिद्धांत है यह क्या है, चूँकि बहु अनुक्रिया का सिद्धांत है और अभ्यास का नियम ये बता रहा है, तो अभ्यास का नियम के माध्यम से क्या कर रहा है, विद्यार्थी बार बार उसको अभ्यास कर रहा है और बार बार जितनी भी बार वो प्रैक्टिस करेगा ना उतनी बार उसको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, है ना। हम जब भी किसी काम को, किसी टास्क को करना सीख जाते हैं और बार बार जब हम उस टास्क को करते हैं ना, तो हर टास्क जो होता है ना वो हमको एक नया एक्सपीरियंस लेकर आता है और हम खुद ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार, इसको ऐसा नहीं, इस तरह से करें तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। जबकि कार्य जो है वो हमारा सही है, लेकिन जो उसकी इफेक्टिवनेस है, जो एक हमारा सेटिस्फेक्शन है, वो जो क्राइटेरिया है कई बार वो बदलता जाता है और हम अपना खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस उसको यूज़ कर करके हम उसमें एक परफेक्शन लेकर आते हैं। तो इस प्रकार का ये जो सिद्धांत है, इसके माध्यम से एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और इन एक्सपीरियंस के आधार पर जो विद्यार्थी है धीरे धीरे क्या करते हैं, समस्या समाधान स्वयं से करने लग जाते हैं। बार बार जब उसको एक्सपीरियंस होता है तो फिर वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं। समान परिस्थितियों में जो नवीन उनको समस्या दिखती है, पूर्व में सीखे गए ज्ञान को वह उपयोग में लाने लगते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं जो उन्होंने पूर्व में सीखी थी, तो अब यहाँ पर वो उनको नए नॉलेज को लेने में उनकी हेल्प करने लगती है। अब हम यहाँ पर इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएँ या सीमाएँ दी हुई हैं उन पर बात करेंगे कि जैसे हर सिद्धांत के कुछ ना कुछ लाभ के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ दोष भी पाए जाते हैं। हम उन्हें एग्जैक्टली दोष तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वह उनकी सीमाएं हो सकती हैं। तो बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं वह कुछ ना कुछ सीमाओं की बात करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि जैसे व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल। अब यहाँ पर जो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, है ना, उनका क्या मानना है कि जो थॉर्नडाइक है उन्होंने क्या करा है कि बहुत सारे मल्टीपल रेस्पॉन्सेस की बात करी है। तो अब जब मल्टीपल रेस्पॉन्सेस होते हैं तो उसमें टाइम टेकिंग होता है, वो समय अधिक लगता है। तो मनोवैज्ञानिकों का क्या कहना है कि आप पहले से ही उनको सही अनुक्रिया सिखा दो और फिर उसकी प्रैक्टिस करवाओ, ताकि गलत अनुक्रियाओं को करने में मतलब व्यर्थ का जो समय एक जो खराब होता है, व्यर्थ होता है ना, वो बच्चे का या विद्यार्थी का खराब नहीं हो और वो उसकी एनर्जी को दूसरी जगह किसी सही कार्य में यूज़ करें। फिर नेक्स्ट क्या है, विवरणात्मक। अब ये जो नियम है या ये जो आलोचना है वह क्या करी कि जैसे कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो थॉर्नडाइक द्वारा यह जो सिद्धांत दिया गया है यह समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं करता है ना, बल्कि क्या है, एक विवरण मात्र है, क्योंकि यह केवल किसी कार्य को किस प्रकार से सीखना है यह बताता है। ठीक है, कैसे सीखना है, लेकिन हम उस काम को सीख क्यों रहे हैं, है ना, सीख क्यों रहे हैं, मतलब ये जो कंसेप्ट वाली जो लर्निंग है, कंसेप्ट लर्निंग पर यह बात नहीं करता है, इसलिए यह भी उसकी एक सीमा हो सकती है। नेक्स्ट है यांत्रिक। यह जो सिद्धांत है मनुष्य को कैसा समझता है, यंत्रवत। ठीक है, तो जबकि हम जानते हैं कि मनुष्य जो है क्या है, एक विवेकशील प्राणी है, एक बुद्धिजीवी है ना, चिंतनशील है, तो कई सारी भावनाएं उनके साथ में जुड़ी हुई होती है। तो ये जो सिद्धांत है चूँकि ये रटने पर ज़्यादा बल देता है, तो यहाँ पर जो मनुष्य है वह उसको बिल्कुल एक यंत्रवत मानकर सीखने की प्रक्रिया करवाता है, जबकि मनुष्य जो है चूँकि बुद्धिमान है, विवेकशील है और सबसे ज़्यादा उनमें भावनाएं व्याप्त होती हैं। हमेशा एक जैसा हमारा माइंड नहीं होता है ना, माइंड जो है स्विंग करता है, अप्स एंड डाउन्स हमारे जीवन में, लाइफ में चलते रहते हैं। तो यह जो सिद्धांत है यह क्या है, रटने पर बल देता है। अब रटी हुई चीज़ को आप बहुत अधिक लंबे समय तक क्या है, याद नहीं रख सकते। अगर आपको उस चीज़ के कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो थियोरी है या ये जो सिद्धांत है कंसेप्ट पर बल नहीं दे रहा है, रटने पर बल दे रहा है। तो जो सीखने की प्रक्रिया है
वह बहुत अधिक समय तक नहीं रहती है। जो एक उन्होंने कनेक्शनिज़्म बताया है, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध बताया है, वो बॉन्डिंग जो है वह वीक हो जाती है। कब वीक हो जाती है? जब वह रट लेता है और उसको कार्य को करना बंद कर देता है। तो इस प्रकार यह जो थ्योरी हमने पढ़ी है आज, इसकी हमने कई सारे शैक्षणिक महत्व भी देखे हैं, इसकी सीमाएं भी देखी हैं। तो उन सभी के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भले इस सिद्धांत में कितनी ही सीमाएं क्यों ना हो, है ना, मनोवैज्ञानिकों की नज़र में कितने ही दोष क्यों ना हो, परंतु अधिगम के क्षेत्र में ये क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और विद्यार्थी जो है अपने सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है वो थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए नियमों का ही करते हैं। आप इसके सारे नियम उठाकर देख लीजिए, चाहे वह मुख्य नियम हो या फिर गौण नियम हो, हम उनसे बच नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं हमको उसको यूज़ करना होगा, प्रयोग में लाना होगा। तो हम इस सिद्धांत की जो महत्ता है उसको नकार नहीं सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़ी। थैंक यू सो मच।